नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं जय घोष पर कार्यक्रम विमर्श। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आज आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक बड़े परिवर्तन का जो आधार बन सकता है या बनता है और बनना चाहिए, वो है रंगमंच। तो इसके दावों की पड़ताल करेंगे और हमारे बीच में रंग विशेषज्ञ के तौर पर जय तिवारी जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय तिवारी जी न केवल भारतेंदु नाट्य अकेडमी के आप प्रशिक्षित व्यक्तित्व हैं, बल्कि उसी विषय पर आपने मास्टर्स इन आर्ट्स रंगमंच के विषय पर अध्ययन किया अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, और उसके बाद में आपने इसी में नेट भी किया और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसमें भी इन्होंने उत्तीर्ण किया। और न केवल वो किया बल्कि इन्होंने एक प्रयोग भी किया, वे टू स्टेज, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो विभिन्न कलाओं में निष्णात हैं, उनको स्टेज की तरफ कैसे लाया जाए, उनको अवसर कैसे दिलाया जाए और उनकी प्रतिभा को निखारने का तरीका क्या अपनाया जाए, इस पे बहुत से आपने प्रयोग किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हमारा सवाल आप ही से है कि रंगमंच की एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखारने में कैसे भूमिका सुनिश्चित होती है। पहले तो मैं आपको नमस्कार कहना चाहूँगा और जय घोष को भी कि आपने मुझे मौका दिया। रंगमंच कहें तो रंगमंच का प्रभाव तो ऐसे तो एक समय में अगर पूछा जाए ऐसा तो क्या डायरेक्ट नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ, ये ऐसी चीज़ है कि समग्रता में एकता है। समग्रता में एकता जी, कि इसमें जब आप आते हैं रंगमंच में तो आप खुद ब खुद वो चीज़ जो आज से पहले नहीं सोच रहे होते हैं वो यहाँ पे आके आप सोचने लगते हैं। आप अपने समाज के बारे में सोचने लगते हैं, आप अपने पढ़ाई के बारे में सोचने लगते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचने लगते हैं, और ना सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं बल्कि आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे कि आपका एक उत्तरदायित्व जो है वो समाज के प्रति बढ़ जाता है। और एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार में ये सब महत्वपूर्ण है कि उसका आत्मचिंतन कितना हो, उसका दृष्टिकोण कितना परिष्कृत हो, उसका किसी चीज़ के जो ऑब्जर्वेशन है उसकी दृष्टि कितनी व्यापक हो। और रंगमंच में तो ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं, अभ्यास कराते हैं। बिल्कुल। सबसे सीखने की प्रक्रिया जो सबसे पहले शुरू होती है उसके पीछे रीज़न ही ये होता है कि हम सबसे पहले देखने की एक्टिंग नहीं करते, हम देखते हैं। सुनने की एक्टिंग नहीं करते, हम सुन रहे होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें हमारी जो 5 इंद्रियों में, जब ये बाकी इंद्रियां तो वैसे भी खुली ही रहती हैं, लेकिन ये 2 इंद्रियां ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, हम क्या सुन रहे हैं। वो अपने उसके थ्रू ही जो अपनी बॉडी में एक निखार का काम आता है कि आप एक क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हैं, आप एक वो चीज़ों पर सोच पाते हैं जो अमूमन एक मुश्किल बात हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है। और थिएटर इन एजुकेशन, शिक्षा में रंगमंच को जोड़ा गया, और अब कम से कम जो सीबीएसई के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है, नई शिक्षा नीति में भी इसको स्थान दिया गया है। लेकिन आपने एक विद्यार्थी के तौर पर अपने अंदर जब आप रंगमंच से जुड़े, क्या परिवर्तन अनुभव किया, क्या क्या परिवर्तन? मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि 2010 से मैंने रंगमंच शुरू किया, लेकिन फिर क्योंकि उस समय मेरी बीटेक की पढ़ाई चल रही थी 2010 से 14। ये भी बहुत रोचक बात है कि बहुत से जो रंगमंच में आने वाले ऐसे कलाकार हैं या इस क्षेत्र में अपनी करियर बनाने आते हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग के बाद आते हैं। तो मेरा भी शौक़ ये था कि मैं रंगमंच में जुड़ूं, तो मैं यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह करता रहता था। लेकिन एक सही मार्गदर्शन मिला जब मैं ललित सिंह पोखरिया जी की वर्कशॉप निसर्ग से मैं जुड़ा 2013 में। तो मैंने वहाँ पे 3 महीने की वर्कशॉप करी, और एक जो कला को या रंगमंच को या जैसे जो शौक़ पाल के आए थे, डायरेक्टली बोलूँ तो एक्टिंग के लिए, तो उसका जब नज़रिया थोड़ा सा खुल गया, लगा कि अभी तो और सीखना चाहिए। उसके बाद में फिर 2014 में बीएनए की एक वर्कशॉप करने गया। बीएनए की वर्कशॉप करी तो क्यों थोड़ा बहुत सीखा था, तो रोल भी मेन लीड रोल मिल गया, तो लगा कि हमें बहुत कुछ बहुत मिल गया और हम अब आगे बढ़ने के और अग्रसर हैं। एक तरफ जो है बीटेक के बाद मेरी जॉब लगी पुणे में, एक ऑप्शन उधर था जाने का, और दूसरा ऑप्शन ये था कि जो है उसी समय बीएनए की रेपेट्री में सिलेक्शन हो गया कैजुअल आर्टिस्ट में। तो हालांकि वहाँ पैसे बहुत कम थे, वहाँ थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन घर वालों को किसी तरीके से संतुष्ट करना था। फिर हमने ये ज्वाइन कर लिया। खैर वहाँ पे पैसा भी मिलता रहा और एक काम भी शुरू हो गया। लेकिन वो ये जो सब चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि रंगमंच में फिर आने के बाद में एक बार में कह पाना मुश्किल है कि कैसे क्या है, लेकिन जैसे जैसे आप जुड़ते जाते हैं आपको लगता है कि अभी और सीखने की ज़रूरत है। और ये निसर्ग से मैंने बताई कि वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी।
वहाँ पे जब पहुँचा तो सब कलाकारों के साथ रहते रहते तो वहाँ पे जो प्यास थी वो शांत नहीं हुई, तो लगा भूख कि बढ़ गई। भूख बढ़ गई, लगा कि अभी और जो है इसमें कुछ करना चाहिए। फिर वो सेशन कंप्लीट हुआ रेपेट्री का, और उससे मैंने छोड़ा और मैंने कोशिश करी एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, मुंबई यूनिवर्सिटी और पुणे और भारतीय नाट्य अकादमी। तो तफाक से जो है बाकी जगह के फॉर्म आने में थोड़ा देर थे, और बीएनए का उस समय सेशन जल्दी आ गया और यहाँ पे हो गया। फिर बीएनए में 2 साल किया, 15-17, फिर एसआरएफटीआई गए। लेकिन उसके बाद जब लौटे तो फिर लगा कि कुछ और अभी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल तो बहुत काम हो गया है और वैसा काम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें हायर एजुकेशन की तरफ भी बढ़ा जाए। और क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का भी शौक बहुत पहले से था, तो ये भी इच्छा थी कि हाँ कुछ किया जाए। तो इसी के सिलसिले में हम चले गए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, वहाँ पे इसमें मास्टर की पढ़ाई करी। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर ये लगा कि अब ये जब जो सीखा है, जो पढ़ने पढ़ाने की बात हुई, तो जो हमने सीखा है वो ज़रा क्योंकि मैंने देखा था कि ये यहाँ तक बीएनए पहुँचना या ये इस तरीके की वर्कशॉप पहुँचना, ये सब एक आम लोगों के लिए बहुत इजी टास्क नहीं है। वो आज भी भ्रमित है, उनको स्कूल एज में उनको नहीं पता चलता है कि कैसे क्या शुरुआत की जाए। ये एक बहुत ज़रिया, जैसे आपने कहा कि रंगमंच का व्यक्तित्व विकास में क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे उसका सिलसिला होता है, ये हमें पता है, लेकिन ये उनको नहीं पता कि कैसे शुरू किया जाए। यानी एक जो नए बच्चे जो आना चाह रहे हैं, या जिनको शौक है या जिनको लगता है कि उनके अंदर प्रतिभा है, उनको इसका कोई मार्गदर्शन या कोई स्ट्रक्चर्ड ढांचा नहीं मिल रहा है कि वो स्टेप बाय स्टेप क्या करें। जैसे इंजीनियर बनना है तो उनको पता है कि पहले हम बीटेक करेंगे, बीटेक के बाद एमटेक करेंगे, मतलब करियर ग्राफ बना सकते हैं, और इंजीनियरिंग की इतनी शाखाएं हैं, लेकिन इस विषय में ज़्यादा ज्ञान लोगों के पास नहीं जी। उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना समझ में आता है कि एक स्मार्ट आदमी दिखे, एक स्मार्ट दिख जाए, और बोल ले, बस इतना दिख जाए और सीधा खड़ा हो जाए, उसका एक मैनर हो कि हाथ ऐसे रहे, पैर ऐसे रहे, बस इतना। हाँ, मतलब बॉडी लैंग्वेज के बेसिक्स आ जाएं। लेकिन साथियों को ये समझने की ज़रूरत है, हमारे श्रोताओं और दर्शकों को, कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व आपके बोलने की जो शैली है उससे भी एक उसका अंग है। आपके जो शरीर का जो अंग संचालन है वो भी एक महत्वपूर्ण है, जिसको बॉडी लैंग्वेज के तौर पर दुनिया अध्ययन करती है। तीसरा है कि जो विषय है उसका चिंतन, आपके जो दृष्टिकोण है उसका विकास कैसे हो, और साथ में ये भी कि आप एक समग्रता में एक जीवन को आप कैसे देखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी के जीवन में जाकर उसके जीवन यात्रा को अनुभूत कर सकें, जी सकें, यानी ऑब्जर्व कर सकें, उसको समझ सकें। तो ये पूरा चिंतन रंगमंच में मिलता है। पूरा एनालिसिस होते हैं कि अब आप किसी के जीवन में वो चाहे सामने देखें या आप किसी लिटरेचर में पढ़ के उतना समझें, लेकिन उस लेवल की तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये है कि रंगमंच में वैसे तो सभी विधाएं आती हैं। अब तक आपने जब चिंतन किया तो आपको क्या लगता है कि रंगमंच में सारी कलाओं में निष्णात होना बहुत ज़रूरी है, या कुछ कुछ के साथ काम कर जाए, या टीम में सब जुड़ जाए तो काम बनता है? कैसे रंगमंच में? देखिए, ये तो बाकी काम अकेले हो सकते हैं। एक बार को गाना अकेले गाया जा सकता है, डांस अकेले किया जा सकता है, लेकिन रंगमंच में एक टीम की तो ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो एक टीम की बात है, लेकिन अगर हम अभी इंडिविजुअल एक की बात कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, तो हाँ, आपको ज्ञान तो होना चाहिए सब चीज़ का। आपको लिटरेचर का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए, इतना ही आपको अपनी बॉडी को समझने वाले हो सकें, आप अपनी वॉइस को समझने वाले हो सकें, आप अपनी चिंतनशील हो सकें, आपकी कल्पना शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें ये आपके अंदर तो होनी चाहिए। उसके बाद में टीम, तो अगर आप एक रंगमंच की प्रस्तुति को लेकर बात करें तो एक टीम की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें संगीत भी होता है, इसमें नृत्य भी होता है, इसमें जो सूत्रधार है उसको अपने संबोधन की बात करनी है, लेकिन जब एक्टर होता है तो डिलीवरी करनी है उसको, उस एक्टर के चरित्र में जाना है। तो एक चरित्र को जीने के लिए अपने आप को तैयार करना, उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखना, और उसके अलावा उसका कला पक्ष है, उसका स्टेज है, उसका पूरा बैकड्रॉप है, जिस कालखंड से आ रहा है उस कालखंड का अनुभव स्टेज पे कराना है, बिल्कुल आभासी तौर पर। फिर उसके बाद लाइट भी आती है, और फिर उसमें मेकअप भी आता है कि अगर आप पीरियोडिक ड्रामा कर रहे हैं तो पीरियड में ले जाना है, तो कुछ सजेस्टिव मेकअप भी आना है, वो आहार, आंगिक, वाचिक, सात्विक आहार, वो सब फिर जुड़ेगा, सब आ जाएगा। आप शास्त्र की बात कर रहे हैं, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, आप उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया में थिएटर पे काम हुआ है उसका बहुत पुराना शास्त्र है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और भारत में जितनी भी कलाएं हैं वो अपने आप में बड़ी परिपूर्ण और एक दूसरे से बड़ी गुथी हुई कलाएं हैं। इसलिए नाट्य शास्त्र को, जो रंगमंच की विधा को, संपूर्ण शास्त्र माना गया है, जिसमें सभी कलाएं समाहित हो जाती हैं।
और लोक रंजन के साथ में लोक शिक्षा का भी ये आधार रही हैं और उसका जो प्रमुख तरीके हैं वो हमारे समाज में देखने सुनने को हमेशा मिलते रहे हैं, चाहे वो नौटंकी हो, चाहे वो और जो शैली हैं प्रस्तुतिकरण की, उन सब में। तो जेपी जी से, जय तिवारी जी से ये और जानेंगे कि इसके लिए जो विद्यार्थियों को शिक्षा की प्रणाली है उसको कैसे विकसित किया जाना चाहिए और उसमें अभी क्या कुछ हो रहा है और इसमें व्यवहारिक चुनौतियां क्या हैं। एक लेते हैं छोटा सा अंतराल, आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। एक बार फिर आपका स्वागत है, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम चिंतन करते हैं किसी विशेषज्ञ के साथ जिसने उस क्षेत्र के विषयों पर अध्ययन किया हो, चिंतन किया हो और जीवंत उसका प्रभाव उसके जीवन पर दिख रहा हो। ऐसे जय तिवारी जी हमारे बीच में हैं, जो कि एक रंगकर्मी हैं, आप रंग निर्देशक भी हैं, अभिनेता भी हैं, नाटककार भी हैं और साथ में कला पक्ष में आप लाइट डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट हैं। आप जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन से लेके जो पार्श्व में काम किए जाते हैं उन सब में आपने अनुभव अर्जित किया है और बच्चों को शिक्षा देने का काम भी, यानी एक शिक्षक की भूमिका, एक रंग शिक्षक की भूमिका में भी आप निरंतर काम कर रहे हैं। तो जो शिक्षा की प्रक्रिया है, अभी तक आपने तमाम जगहों पर अध्ययन किया, क्या आपको लगता है वो संपूर्ण है या कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है? अभी संपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत सी जगहों पे कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये जो थोड़ा सा लेकिन वो कोशिश भी अभी बहुत सीमित जगहों पे है। मतलब हम लखनऊ में अगर कुछ 2-4 जगहों पे बात करें तो ठीक है, अभी थिएटर भी शुरू हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही 75 जनपद है। हाँ, नहीं, आप थोड़ा सा ही आगे बढ़ जाएंगे, आप अगर बाराबंकी चले जाएं, अभी सीतापुर चले जाएं, इधर चले जाएं, वहाँ भी कोई ढांचा नहीं है। और वहाँ के आप एक बहुत जिसका अंतर देखने को मिलता है, एक ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है जब आप वहाँ के स्कूलों में जाके काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2018 में पूरे लखनऊ और आसपास के करीब 100 स्कूलों में लेके काम किया इस बात के लिए। तो जब वहाँ से निकला था तो मेरे मन में आया कि सुनता रहता था, कुछ अपनी भी लालसा थी और कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन भी था। अपनी लालसा ये थी कि जब मैंने एक्टिंग को लेके समझना शुरू किया तो ये लगा कि जब मैं खुद करता हूँ तो शायद उतना नहीं समझ पाता हूँ और ज़रा दूसरों को देखते हैं। फिर ये एक बात समझ में आई कि थोड़ा जब बड़ों को देखते हैं तो या तो उनको देखते हैं जो बहुत परिपक्व हैं और या उनको देखते हैं ये जो थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत नेचुरल चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर बच्चों के साथ काम किया जाए, जो मिलेगा नेचुरल मिलेगा, मैं भी सीखूंगा, वो भी सीखेंगे और जो यहाँ से पढ़ के आए इसको पढ़ाया भी जाएगा, भी करेंगे। हाँ, तो ये एक एक्सपेरिमेंट सोचा कि इसमें किया जाए। तो फिर लखनऊ के आसपास जितना उस समय बाइक से काम हो सकता था तो इधर करीब सीतापुर, बाराबंकी, कुर्सी रोड, इधर आलमबाग से आगे की तरफ, इधर जितना भी हो सका, तो करीब 100 स्कूलों में। तो क्या सीखा आपने उसमें, क्या निकला? उसमें ये निकला कि जो बच्चे यहाँ पे जिनको ये माहौल मिलता है और उसके कंपैरिजन जो उनको माहौल नहीं मिलता, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर। वो अपनी बात ही ढंग से बोलने के अभ्यस्त हो जाते हैं, नहीं होते, वो नहीं हो पाते, जिनको मिलता है हो जाता है। हाँ, और उनकी पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क, उनका जो वो करने की क्षमता बहुत है, लेकिन क्योंकि वो माहौल नहीं मिला है, उनको सिर्फ किताब, उनको ये पता है कि इतना पढ़ लेना, इतना नंबर ले आना है, बस। तो अमूमन ये देखा जाता है कि एक मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो डायग्नोसिस करता है, यानी उसका विश्लेषण करता है और जो बीमारी है उसको डायग्नोसिस को प्रिस्क्राइब करता है और फिर इलाज बताता है। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर अगर हम माने कि आप इसके चिकित्सक हैं, तो आप ऐसे अभिभावकों को, ऐसे विद्यालयों के प्रबंधन तंत्र को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान थिएटर को कितना इंगेज करें ताकि बच्चों की हिचक दूर हो, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास विकसित हो, बच्चों को स्वयं की शक्तियों को, स्वयं की क्षमताओं को पहचानना आना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए इस पे ये भी उसी के बीच में ये भी एक पक्ष था। तो वहाँ पे देखा कि बच्चों के पास वो चीज़ें पहुँच नहीं रही और बच्चे यहाँ तक आ नहीं सकते। मतलब गैप है, दोनों तरफ से गैप है। फिर उनके स्कूल में पहुँचा जाए तो इस तरीके की शिक्षक की कमी है कि जो इस तरीके से काम कर पाए। तो इसमें जो निष्कर्ष निकला यही निकला कि अगर बच्चा जो ये जब अब एक, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन टाइम पे मैंने ये शुरू किया, यही सब होता है। अगर ये चीज़ें उनके स्कूल ही से मिले तो वो बहुत जल्दी हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि वो उनका एक नज़रिया उसी समय से बदल के निकलेगा। वो उतना पढ़ेंगे, वो तब भी उन्हें डॉक्टर बना। अब हर रंगकर्मी ये हर नाटक थिएटर करने वाला रंगकर्मी तो नहीं बनेगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कुछ बनेगा, लेकिन वो जो भी बनेगा वो बेहतर, उसकी
अब हम कहें कि अगर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है तो सिर्फ एक्टिंग में थोड़ी है, वो तो अगर एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है तो भी उसे एकाग्रता की Focus, उतनी ही ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जो सीखेगा वो हर जगह उसका उतना ही हर काम जगह आना है। है, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, जो निखर के आएगा, वो बात अलग होगी। तो ये मेरा मानना यही इसमें निष्कर्ष निकला कि इसमें अब जो जैसा हम सुन रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आई है, या अब इसके थ्रू जो बच्चे के पास ही ये चीज़ें पहुंच जाएं, क्योंकि बच्चा नहीं है उस समय, अब 12 साल का बच्चा ही एफर्ट नहीं कर सकता कि वो आ जाएगा लखनऊ या दिल्ली पहुंच जाएगा और ऐसा काम कर क्योंकि वो लेगा, निर्भर है। निर्भर है। हम्म। तो उनके ये चीज़ें अगर स्कूल करिकुलम में जुड़े और उनको वहीं पे इससे अवगत कराया जाए तो एक बेहतर हो। और वैसे भी जो ह्यूमैनिटीज़ है यानी कला पक्ष है वो व्यक्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कला से विहीन व्यक्ति को पशु के समान माना गया है। और व्यक्ति को संस्कारित करने में यानी उसका नेक्स्ट एडिशन लाने में, उसके अंदर की सारी प्रतिभाओं को निखारने में कला पक्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उसमें रंगमंच संपूर्ण रूप से योगदान करता है। और एक टीम स्पिरिट, टीम में काम करने की भावना को भी विकसित करता है, जैसे खेल करता है। तो खेल के साथ में रंगमंच अनिवार्य होना चाहिए, ताकि एक बच्चे कम से कम 10+2 तक ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि उसके आगे अपने करियर की जद्दोजहद में जब जाएं तो उनके पास तर्कश में कुछ तीर हों अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उनका बेस तैयार रहे। बेस तैयार रहे। बेस तैयार रहेगा, फिर वो देख लें कि उनको बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, लेकिन बेस तैयार रहेगा। परफेक्शन किसमें है वो अपने आप को तराश सकते हैं, तलाश सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। जय जी, एक बात और कि जैसे हम देखते हैं कि शौक एक चीज़ है जिसमें आपको आनंद आता है, दूसरा ये है कि उस आनंद के अनुरूप आपके अंदर प्रतिभा भी है। इन दोनों का आकलन करना भी एक बड़ी चुनौती है। आजकल न तो पेरेंट्स आकलन कर पा रहे हैं, न बच्चे आकलन कर पा रहे हैं। पता चला कि एक एमबीबीएस चिकित्सक बनने के बाद पलाश सेन अपने शौक को और अपनी प्रतिभा को अवसर देते हैं और देश के नामचीन गायकों में शुमार होते हैं, लेकिन उससे पहले तक एमबीबीएस करने की आवश्यकता न पड़े और उस समय का सदुपयोग 8 से 10 साल वो अपनी संगीत साधना में दे पाते, ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसे तो करोड़ों बच्चे हैं जी। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए? क्योंकि वो क्या है कि एक बनी बनाई लाइन है, एक बना बनाया पैटर्न है कि आपको पहले हाई स्कूल करना, एक बोर्ड आ गया, बहुत आपको उसमें जुट जाना है, 10+2 किसी तरह पास हो, 10+2, उसके बाद आए फिर आपको ग्रेजुएशन करना है, जरूरी है। अब वो ग्रेजुएशन बहुत हद तक स्कूल और कोचिंग और पेरेंट्स के दिमाग से सेट हो जाता है कि अब आपको ये इसमें आईआईटी में पड़ोसी क्या करता है, रिश्तेदार क्या करते हैं हमारे बच्चे को, उस हिसाब से हम तय करेंगे। हाँ, बस वो हम एक भेड़ चाल बना देते हैं कि इसमें दौड़ते जाना है और हम पीछे से थोड़ा थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आपने बीटेक किया जी, इसका फैसला किसने किया आपके घर में? ये भी घर वालों का फैसला था। अच्छा ये फैसला आपका नहीं था? अब लेकिन आपने स्वीकार क्यों किया? ये इसलिए किया कि ग्रेजुएशन तो करना ही था, ग्रेजुएशन तो करना ही था, क्योंकि उससे पहले जब मैं जब दिल्ली में रहता था तो मैं एनएसडी भी गया था, तब मैं शायद 7th या 8th में था, तब मैं एनएसडी गया था, तो वहाँ पता चला था कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और ग्रेजुएशन वैसे भी किसी भी चीज़ के लिए एटलीस्ट कम से कम बेस है, बेस तो होना ही, स्नातक तो होना ही है। तो ये बात हुई कि कोई ग्रेजुएशन करना है, तो मैंने कहा कि नहीं करना है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अप्लाई कर दो, मैंने कहा ठीक है अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें यूपीटीयू में किया, तो उस समय मेरी कुछ इसमें बीटेक बायोटेक में जो रैंक थी वो कुछ 6,000 के आसपास थी। लोगों की 80,000 और 1 लाख भी होती है, 6,000 थी तो एक आ गई रैंक। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है भाई, जो करना है करते रहना, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो भी एक काम कर लो। तो आपने परिवार के बात को रखने के लिए बीटेक किया? बीटेक किया। कहाँ से किया? ये यूपीटीयू का कॉलेज है, सरोज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, SITM, बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में किया। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में जब आपने, तो 3 साल तो किया ही होगा? 4 साल का। तो 4 साल में आपके जो कला पक्ष है उसको कितना अवसर मिला? क्योंकि जब आप एक खुद को संतुष्ट कर रहे होते और एक घर वालों को संतुष्ट कर रहे होते, तो इस बीच में संघर्ष होता है। तो समय भी कम बचता है, समय भी कम बचता है, हिस्से भी बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इसको मैनेज करता था भाई। यहाँ पे जो भी SNA में या जो भी हमारे गुरु जो ललित सिंह पोखरिया जी, उनकी वर्कशॉप होती थी, तो उनकी वर्कशॉप होती थी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और कॉलेज होता था 10 बजे तक। तो मैंने उनसे बात करी कि मैं 7 से 9:30 करूँगा, मुझे आधा घंटे पहले आप छोड़ दीजिएगा, ताकि हम 10 बजे पहुँच जाएँ। तो मैं पहुँच जाए। तो यहाँ से करके निकल जाते थे। उसके बाद जब वहाँ से 5 बजे कॉलेज छूटता था, तो कुछ एक रिहर्सल जानकीपुरम इधर वगैरह होती थी, तो वहाँ हम बोलते थे कि हम 6 बजे से आएंगे। तो ये तालमेल बनाया, शौक को भी पूरा किया, पढ़ाई भी पूरी की, और अब करियर के ग्राफ में आगे जा रहे हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक बड़ा संघर्ष होता है बच्चों के अपनी चिंतन में और पेरेंट्स के चिंतन में, और इस संघर्ष का समाधान जो है अमूमन सबकी परिणति जो सुनने को मिलती है
अधिकांशतया वो ये है कि जब वो स्वावलंबी हुए तब जाकर इसका निर्णय वो कर पाए, उससे पहले तक जो है वो असमंजस में रहते हैं। इसका कोई बीच का रास्ता आपके अनुभव में आया है कि क्या कोई संवाद का तरीका जहाँ से हम अपनी जो हमारे अंदर प्रतिभा है उसको हम ठीक से सामने ला सकें? मतलब किस तरीके से? कोई विद्यार्थी की तरफ से कि अगर वो प्रयास करके बात को रखे, संतुष्ट करे, तो क्या तरीका निकल सकता है? वो इतनी जल्दी नहीं निकल सकता है कि अगर आप, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो हम जिस माहौल में जी रहे हैं, बेसिकली मैं ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जो एक मध्यवर्गीय, मिडिल क्लास, तो उनको पता ही नहीं कि अगर ये कर लेगा तो करेगा क्या। हाँ, आगे का कुछ पता नहीं करेगा उसमें क्या। अगर नहीं, हाँ। वो मतलब ये पता है कि अगर वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो बैंक की तैयारी कर लेगा, या कहीं यूपीएससी की तैयारी कर लेगा, या कुछ नहीं तो कहीं कुछ जॉब कर लेगा, इंजीनियर बनेगा तो कुछ करेगा, डॉक्टर बनेगा तो कुछ करेगा, लेकिन ये करेगा तो क्या करेगा। आज भी हम बता देते हैं कि हाँ, हमसे अगर कोई हमारे रिलेटिव या कुछ आते हैं कि क्या करते हो, थिएटर करते हैं। थिएटर में क्या करती है, क्या होता है, बताया समझाया पूरी चीज़। अच्छा ठीक है, सब अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसके अलावा क्या करते हो, मूल बात क्या है? मूल बात क्या है। तो मतलब इसको नौकरी भी नहीं माना जाता, हाँ, इसको आय का साधन भी नहीं माना जाता, इसको विशुद्ध मनोरंजन माना जाता बस कि आप मनोरंजन के लिए कर रहे हो, लेकिन असली धंधा क्या है आपका, धंधा मतलब क्या काम क्या करते हो? तो ये बात, जब ये काउंसलिंग जब एक स्कूल टाइम पे जब बच्चे या पेरेंट्स के बीच में अगर ये वहां से शुरुआत होगी कि उनको पता चलेगा इसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं, और ये स्कोप कहाँ कहाँ है, कैसे हैं, और बच्चे की अगर रुचि यहाँ से जाएगा तो क्या क्या होगा, ये भी उसी तरीके का एक लाइन बना होगा, तो वो भी समझ पाएंगे। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की। हम तो बात व्यक्तित्व के विकास तक कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आज के आधुनिक समय में बिना रोजगार के व्यक्तित्व की अवधारणा करना बेमानी सा हो गया है, और रोजगार में व्यक्तित्व की आवश्यकता न हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दोनों को जोड़कर कोई व्यक्ति सोचे ऐसी परिस्थितियां बन नहीं पा रही हैं। कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट समझ में आती है, लेकिन उसका अभ्यास कॉलेज और स्कूल में नहीं कराया जाता। तो वो एक कमजोरी के साथ विद्यार्थी आगे जाता है। तो इसका कुछ संतुलित तरीका हो सकता है? अभी आप जो देख रहे हैं, जैसे अगर हम सीबीएसई के स्कूल्स में देखें, जितने भी केवीज़ हैं वहाँ देखें, जितने जो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ देखें, तो वहाँ धीरे धीरे इसको समाहित किया गया, इसको अवसर दिया गया और इसको एक स्वरूप में उपयोग में किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप बोर्ड्स की, यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड्स में देखें तो इसमें बहुत कम काम हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या तरीका बन सकता है? अब इसमें यही है कि अगर सरकार की तरफ से कोई पहल हो, क्योंकि अभी ये नहीं है कि इसमें सिर्फ वही कमी है, हमें लगता है ऐसे इधर ट्रेनर की भी कमी है। ट्रेनर की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि स्वयं के एक कलाकार के तौर पर विकसित करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक शिक्षक को तैयार करने की प्रक्रिया अलग है, बिल्कुल अलग है। तो अभी इसमें भी कमी है। अभी जैसे दिल्ली में है, वहाँ पे टाई है, एनएसडी का एक विंग है, टाई है, थिएटर इन एजुकेशन बहुत चल, तो वहाँ पे एक ऐसा काम है। ये अभी इधर बहुत ना के बराबर है, बहुत अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग भी हैं तो कम है। और फिर ये इसमें भी मैं दो बात बोलता हूँ कि ठीक है, अभी उतना प्रोफेशनल लेवल का नहीं सोचते हैं कि हम इसमें रोजगार को लेके आए, लेकिन फिर भी ये है कि अगर ये तो ठीक है, एक बार बच्चा जब बोर्ड कर लेगा, कुछ करेगा, तो सोचेगा कि उसे क्या करना है, कैसे उसमें रोजगार के लिए बात सोचनी है। लेकिन हम कहते हैं वो कुछ भी करेगा अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी करेगा, तो उसमें उससे पहले भी उसके विकास के लिए, उसके पूरे शारीरिक मानसिक विकास के लिए जो है, उसके लिए भी उसको इसकी ज़रूरत है, रंगमंच की ज़रूरत है। क्योंकि बाकी जैसे गेम है या कोई और चीज़ है, उसका एक अपना है, अपना एक मकसद है कि वो हाँ बॉडी पे काम होगा, लेकिन फिर भी वो उतना काम नहीं हो सकता जितना रंगमंच के थ्रू हो सकता है, थिएटर के थ्रू हो सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस पहले सबसे पहले पता चल जाए, यानी इसके बारे में एक सामान्य चर्चा, परिचर्चा, मन में इसकी जो प्रश्न है, जिज्ञासा उत्पन्न हो, लोग जुड़ें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोटीन लेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तब तो हम प्रोटीन ढूंढेंगे किसमें है। हमें यही नहीं पता है। ठीक बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात की, और रंगमंच की व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के सृजन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन एक आउटकम के तौर पर मैं ये बात उठाना चाहता हूँ कि अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को आप अवसर दें, उनकी प्रतिभा की पहचान को सुनिश्चित करें और उसको डॉक्यूमेंट करें, और साथ में उनको अलग अलग मौके देकर उनकी प्रतिभा के प्रस्तुतिकरण को भी देखें, ताकि उनके अंदर लाइफ स्किल्स, जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से निकलना, विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय निर्माण करना और विभिन्न परिस्थितियों में अपनी भूमिका तय करना, नेतृत्व क्षमता का विकास होना, और उनके अंदर अगर कोई कला है तो उसका अवसर मिलना, ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए देश केवल
इंजीनियर नहीं बनाते, केवल चिकित्सक नहीं बनाते, केवल वकील नहीं बनाते, बल्कि कलाकारों की भूमिका, एक अच्छे व्यक्तित्व की भी भूमिका होती है। और हमारे देश में नेतृत्वकर्ताओं की बड़ी कमी है, और ऐसे नेतृत्वकर्ता अगर आप सभी परिजन, अभिभावक मिलकर काम करें, सभी शिक्षक मिलकर काम करें, तो शायद इस कमी को आने वाले भविष्य में हम पूरी कर सकते हैं, और साथ में अन्य आयाम भी पूरे होंगे। तो रेडियो जय घोष में कार्यक्रम विमर्श को सुनने के लिए आप सबका साधुवाद, आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इसमें और कुछ अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा या प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कोई नए किसी विशेषज्ञ को आप सुनना चाहते हैं तो उसका नाम नंबर भी लिखें, हम बुलाएंगे और आप तक उसे पहुँचाएंगे, ताकि ये विमर्श हम सब के लिए सार्थक सिद्ध हो सके। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। नमस्कार। जय